आइए आज हम समझते हैं अपने संविधान के 1 से लेकर के 395 अनुच्छेदों को, यानी कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी बातें लिखी गई हैं। आप लोगों को सब पता होना चाहिए अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए, अगर हमको पढ़ना है 395 अनुच्छेद, तो आपको सबसे पहले संविधान के भागों का पता होना आवश्यक है कि कौन से भाग में किसकी चर्चा है और कौन सा भाग कितने अनुच्छेदों से लेकर के कितने अनुच्छेद तक सीमित किया गया है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, एक प्रस्तावना है और 395 को अनुच्छेद है। आप लोगों को 22 भागों में जो पार्ट भाग एक यानी कि लगभग कह सकते हैं 22 पार्ट है हमारे संविधान में। तो 22 पार्ट में एक पार्ट का नाम आप लोगों का है संघ और राज्य, संघ और राज्य, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक किया गया है। भाग 2 यानी कि पाठ 2 का नाम है नागरिकता, जिसकी चर्चा 5 से लेकर के 11 तक किया गया है। भाग 3 यानी कि मूल अधिकार, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से भी जानते हैं, इसकी चर्चा 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। भाग 4 का नाम है राज्य के नीति निर्देशन तत्व, इसकी चर्चा 36 से लेकर के 51 तक किया गया है। ठीक है। और भाग 4 के क में ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे मूल अधिकार है और यहाँ पे मूल कर्तव्य है। तो भाग 4 के क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो जिसकी चर्चा अनुच्छेद 51 के क में है। अनुच्छेद 51 जो कि भाग 4 से संबंधित है और अनुच्छेद 51 का क भाग 4 के क से संबंधित है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। भाग 5 में संघ यानी कि एक देश कैसे काम करता है इसकी चर्चा है। ठीक है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। ठीक। भाग 6 में राज्य की चर्चा, यानी कि एक राज्य कैसे काम करता है, राज्य में हाई कोर्ट होता है, राज्य कैसे काम करता है, राज्य में राज्यपाल होता है, वो कहाँ से आते हैं, विधानमंडल क्या होता है, राज्यसभा विधान परिषद क्या होती है, विधान सभा क्या होती है, उन सब के बारे में आप लोगों को राज्य में पढ़ाया जाएगा। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक किया गया है। भाग 7 को अभी फिलहाल में समाप्त कर दिया गया है, यानी कि हमारे संविधान में कहने के लिए 22 गो भाग है, लेकिन रियलिटी में भागों की संख्या 7 ही है, 21 ही है, क्योंकि भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। भाग 7 हमारे संविधान में नहीं है, जिसकी चर्चा 338 में थी। भाग 8 में किया गया है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। ये ठीक है कि केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनता है, उसको बनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के लिए। ठीक है, इसकी चर्चा हमको 239 से 242 तक देखने को मिल जाएगी। भाग 9 में है पंचायत, नगर पालिका और सहकारिता। यह कैसे कैसे काम करता है आप लोगों को इसमें बताया जाएगा, जिसकी चर्चा 243 में किया गया है। भाग 10 में है SC/ST प्रशासन, यानी कि सरकार ने SC/ST जो कि पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसकी कैटेगरी जो कि निचले कास्ट के कह सकते हैं लोग हैं, उनको संविधान द्वारा कुछ अलग छूट दिया गया है प्रशासन के मामले में, यानी कि संविधान द्वारा। तो इसकी चर्चा 244 में किया गया है। भाग अगर हम बात करें 11 की, तो इसमें बताया गया है कि एक राज्य और एक केंद्र में कौन कौन से संबंध होने चाहिए और कैसे इन दोनों में सब अच्छे संबंध होंगे तो फिर एक राज्य कैसे डेवलप कर सकता है। ठीक है, इसकी चर्चा 245 से 263 के बीच में किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी कोर्स में दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी आर्टिकल हमारे हैं, आप लोग को इसी आर्टिकल के बारे में पढ़ना है। भाग 12 में बीज संपत्ति संविदा, यानी कहिए कि पैसे को लेकर के, टैक्स वगैरह को लेकर के चर्चा जिसमें है, वो भाग 12 में है। इसकी चर्चा 264 से लेकर के 300 के बीच में है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 280, जिसमें वित्त आयोग की चर्चा है। ठीक है, और वो कैसे काम करता है आप लोग इसमें बताया जाएगा। और उसके बाद में हमारा है भाग 13 व्यापार वाणिज्य, जिसकी चर्चा 301 से लेकर के 307 के बीच में किया गया है। अगला की अगर हम बात करें तो भाग 14 में UPSC BPSC ना MPPCS UPPSCS PCS एग्जाम को लेकर के अगर हम बात करें UPSC को लेकर के, जिसकी चर्चा भाग 14 में किया गया है। और अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक के बीच में इसकी चर्चा है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग, जिसकी चर्चा 324 से लेकर के 329 के बीच में किया गया है। और भाग 16 में कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि पिछड़े राज्य हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा कहिए या फिर संविधान के द्वारा कुछ विशेष छूट दिए गए हैं। ठीक है, उन राज्यों की इसमें चर्चा किया गया है भाग 16 में, जिसकी चर्चा 330 से लेकर के 342 तक है। अगला अगर हम बात करें तो राजभाषा भाग 17, जिसकी चर्चा 343 से लेकर के 351 तक यहाँ पे किया गया है। ये हमारा एक है 351 तक यहाँ पे किया गया है। अगर हम बात करें भाग 18 की, तो भाग 18 में जो कि आपातकाल की चर्चा है, और इसकी चर्चा भाग 52 से लेकर के, चूंकि यहाँ पे देखिए 151 351 तक खत्म हो गया, तो 352 से लेकर के 360 तक भाग 18 की चर्चा है। और भाग 19 की चर्चा है 361 से लेकर के 367 तक। 368 में भाग 20 है। और भाग 21 की चर्चा
369 से लेकर के 392 तक है, और भाग 22 की चर्चा है हमारी 93 से लेकर के 395 तक। आई होप कि आप लोग पूरा भाग समझ गए होंगे। ठीक है, अब भाग 18, 19, 20, 21, 22 इसमें नहीं लिखा गया है। जब हम पढ़ेंगे आगे तो वहाँ पे आप लोगों को इसमें बता दिया जाएगा। अभी आप लोग इसको फोकस कीजिए और लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, भाग 1 से शुरू करते हैं और उसके बाद क्या क्या लिखा गया है हम सभी भागों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अपने अनुच्छेद की, तो अगर हम अपने अनुच्छेद की बात करेंगे ना तो ये बहुत ही लंबा कह सकते हैं हमारा संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा हो जाता है अपने भारत का संविधान। सबसे पहले दुनिया में अमेरिका ने संविधान को लागू किया था, और सबसे, अगर आप लोगों के एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे पहला संविधान लागू करने वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका। और सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो अपने भारत देश का है। ठीक है, अपने भारत देश का है, जो कि सबसे बड़ा हमारा संविधान हो जाता है यहाँ पे। अब हम अगर बात करें अपने भाग 1 की, यानी कि संघ और राज्य के बारे में। ठीक है, देखिए भाग 1, इसकी चर्चा 1 से लेके 4 तक किया गया था। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है ना वो यूनियन फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, तो भारत एक यूनियन फॉर्म में रहेगा। यूनियन का मतलब होता है संघ। इसका मतलब क्या होता है, संघ। यानी कि भारत एक संघ फॉर्म में रहेगा, जो कि कभी भी अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत के राज्य चाहे कितना हो कोशिश कर ले, भारत से टूट करके अलग नहीं होंगे। यह आर्टिकल 1 में लिखा गया है, यानी कि अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। ठीक है, अब ये कैसे, बहुत ही, जैसे आप लोग बहुत खोल के पढ़ेंगे ना तब आप लोग को वहाँ पे खोल के बताई जाएगी। अभी आप लोगों को पढ़ना है केवल फोकस करना है कौन से आर्टिकल में कौन सी बात लिखा गया है। आप लोगों को बस मेन चीज़ों को पता होना चाहिए कि नहीं कौन से आर्टिकल किससे संबंधित है। बस आप लोग अभी इतना फोकस कीजिए। अब यूनियन क्या होता है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, यह एक अलग टॉपिक हो जाती है। बस अभी आप पढ़िए यूनियन फॉर्म क्या होता है, उसमें हम लोग आगे जब पढ़ेंगे भाग 1 अलग से पढ़ेंगे हम लोग, फिर भाग 2 अलग से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोग को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग पढ़िए अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत जो है वह यूनियन फॉर्म में रहेगा, यानी कि भारत के कभी भी कोई भी राज्य टूट करके अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, भाग 2 में लिखा गया है कि भारत में जब चाहे कोई भी विदेश का राज्य, यानी कि विदेशी राज्य भारत में मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम पहले भारत में नहीं था। ठीक है, सिक्किम पहले भारत में नहीं था, यानी कि सिक्किम को 1975 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1975 में 16 मई को। सिक्किम को भारत में 16 मई को अपनाया गया था 1975 में, संविधान में 36वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, अब देखिए सिक्किम भारत का अंग पहले नहीं था, लेकिन सिक्किम एक आज़ाद देश था। जब सिक्किम भारत में मिलना चाहा तो सबसे पहले भारत की सरकार ने बोला कि सिक्किम को हम मिलाएंगे कब, पहले सिक्किम खुद मिलने के लिए राजी हो जाए और उसको ऐसा लगे कि नहीं वो भारत के साथ रहने के लिए कंफर्टेबल है, तब जाकर के सिक्किम को हम भारत का बना सकते हैं। इसके लिए सरकार ने संविधान में 35वां संविधान संशोधन किया, यानी कि संविधान में 35वीं बार बदलाव करके 1974 में, अब 1974 में सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया। यानी कि 1 साल के लिए पहले उसको बोला गया कि पहले आप भारत में मिल करके देखिए, अगर आप रहने में कंफर्टेबल है तब आप भारत में रहिएगा। सिक्किम पहले 1 साल तक भारत में रहा, उसको लगा कि नहीं भारत में मिलना चाहिए, तब जाकर के 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक, अभी आप लोग अनुच्छेद 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद जब भी चाहेगी किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, किसी भी राज्य का सीमा चेंज कर सकती है। किसी भी राज्य में अगर उसको लगता है कि नहीं ये राज्य बहुत ही बड़ा है तो इसको छोटा कर दिया जाए, यह राज्य बहुत ही छोटा है मतलब अति पिछड़ा है तो इस राज्य के 2 भागों में बांट दिया जाए, यह पूरी जिम्मेवारी संसद को है। यानी कि संसद को किसी भी राज्य का नाम चेंज करने में, किसी भी राज्य का सीमा चेंज करने में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, यह अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। पहले उत्तरांचल का नाम था, पहले उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल, अभी क्या है उत्तराखंड है। यानी कि अलग अलग स्टेट में उसका नाम हो सकता है। जैसे पेप्सू, पहले पंजाब का नाम था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, तो पहले ये पंजाब था, इतना बड़ा था। अब संसद को लगा कि नहीं इसको अलग किया जाना चाहिए, तो इसका 4 भाग में बांट दिया। यानी कि सब डिपेंड करता है संसद पे, संसद जो भी चाहेगी उसको आप कर सकती है। ठीक है, अब संसद क्या होता है जब हम पढ़ेंगे संघ के बारे में, वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। भाग 4 में लिखा गया है कि संसद विदेशी राज्यों को भी मिला सकती है
और भाग 3 में जो लिखा गया है, किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, किसी भी राज्य का सीमा चेंज कर सकती है, तो वह बिना, ये दोनों काम बिना राष्ट्रपति से पूछे वो कर सकती है। इसकी चर्चा भाग 4 में किया गया है, यानी कि संसद को राष्ट्रपति से पूछने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यह बात लिखा गया है भाग 4 में, यानी कि अनुच्छेद 4 में। और अनुच्छेद 4 में भी यह भी लिखा गया है कि जो भी चीज़ों की चर्चा अनुच्छेद 368 में है, ठीक है, यानी कि भाग 4 में ये लिखा गया है कि जो भी चीज़ों की चर्चा अनुच्छेद 368 में है, केवल उसी के लिए राष्ट्रपति की हाँ में, मतलब राष्ट्रपति जब हाँ बोलेंगे तो उसको किया जाएगा। जिसकी चर्चा 368 में नहीं है, अगर राष्ट्रपति ना भी बोलेंगे, राष्ट्रपति को अगर आपत्ति हुई है, तब भी संसद इन दोनों कामों को कर सकती है। अब का भाग 1 खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता के बारे में, जिसकी चर्चा 5 से लेकर के 11 तक है। अब देखिए अनुच्छेद 5 में ये लिखा गया है ना कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता कैसे मिलती है। नागरिकता बेसिकली किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड पैन कार्ड को बुलाता है नागरिकता। भारत में नागरिकता उसी को मिलेगी जो कि भारत का नागरिक हो, और वह बचपन से कह सकते हैं या फिर उसके माता पिता भारतीय हों, तब जाकर के किसी व्यक्ति का आधार कार्ड पैन कार्ड डीएल बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। इसकी चर्चा भाग 5 में किया गया है, ठीक है। और भाग 6 और भाग 7, ठीक, ये आपके अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7, हम कब से भाग ही बोल रहे थे, नहीं, देखिए अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 में यह लिखा गया है कि जब भी हमारा देश आज़ाद हो रहा था, जब उस टाइम पे, तो जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो हमारा देश आज़ाद हुआ था कब, 1947 में। 1947 में, तो 1947 में आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बन गया था 1949 में। तो इन 3 सालों के अंदर जो भी पाकिस्तान से, कहाँ से, जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया के लिए आएगा, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड इंडिया बनाकर उसको देगा, ठीक है। भाग 6 और भाग 7 में यही लिखा गया है। लेकिन संविधान बनने के बाद अगर कोई पाकिस्तान से भारत में आता है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। अब नागरिकता लेने के लिए आपको 12 साल रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको 7 साल रुकने पड़ेंगे इंडिया में प्रॉपरली। उसके बाद में कुछ एलिजिबिलिटी है नागरिकता के लिए कि आपको एक भाषा आनी चाहिए, आप बहुत ही किसी एक कला में आप निपुण होने चाहिए, तब जाकर के आपको सिटीजनशिप इंडिया की मिल सकती है। नागरिकता एक अलग टॉपिक हो जाती है, जब हम पढ़ेंगे नागरिकता वहाँ पे आपको इसकी चर्चा किया जाएगा। अभी आप लोग फोकस कीजिए आर्टिकल पे, ठीक है। आर्टिकल, अगर हम बात करें आर्टिकल 8 की, तो इसमें लिखा गया है कि जब भी आप विदेश में कहीं घूमते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी, यानी कि विदेश में घूमने पर आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका डीएल खत्म नहीं किया जाएगा। यह भाग, यानी कि यह लिखा गया है अनुच्छेद 8 में। और अनुच्छेद 9 में यह लिखा गया है कि जब आप किसी भी दूसरे देश की नागरिकता को लेते हैं, जैसे आप भारत के नागरिक हैं और आप भारत के नागरिकता को लिए हुए हैं, और गलती से, चाहे जानबूझ कर कहिए, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को भी ले लिए, तो फिर आपकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। यानी कि यानी कि अनुच्छेद 9 में यह लिखा गया है कि जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को लेते हैं तो आपकी अपने देश की नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। भाग 10 में यह लिखा गया है कि जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं, जैसे जब तक आप कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि देश को हानि हो, देश को नुकसान हो, तब तक आपकी नागरिकता खत्म नहीं की जाएगी, ठीक है। अगर जैसे ही देश को पता चलता है कि आप देश के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं, यानी कि आपसे देश को हानि है, तो फिर आपकी आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका डीएल, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वे सभी खारिज कर दिए जाएंगे, यानी कि वो केवल एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा, उसका आगे कोई भी काम नहीं पड़ेगा जब आप कोई देश के विरुद्ध काम करते हैं तब, ठीक है। और अनुच्छेद 11 में यह लिखा गया है कि जब भी संसद चाहेगी, जब भी कौन चाहेगा, संसद चाहेगी, तो वह नागरिकता पे कोई भी बदलाव कर सकता है, यानी कि संसद अगर चाहेगी तो वो नागरिकता पे बदलाव कर सकती है। यहाँ से आप लोगों का भाग 2 भी खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में, इसके बारे में, भाग 3 के बारे में। और भाग 3 यानी कि आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में लिखा गया है कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, क्या होता है मौलिक अधिकार, इसकी चर्चा है। यानी कि आपको रहने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, आप न्याय, मौलिक अधिकार को न्याय सर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को लिया गया था अमेरिका से, और जबकि नागरिकता को हमारे संविधान में लिया गया था ब्रिटेन से। हम अभी आपको बता रहे हैं कि अभी केवल आपको आर्टिकल पे फोकस करना है, कौन सा टॉपिक में क्या लिखा गया है
वह टॉपिक कितना गहरा है, कितना महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोगों को कोई फोकस नहीं करना है। बस कौन से आर्टिकल में कौन सी बात लिखी गई है आप लोगों को इसको फोकस करना है। ठीक है, आर्टिकल 12 में लिखा गया है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार का परिभाषा। आर्टिकल 13 में यह लिखा गया है कि आपके मौलिक अधिकार से किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को हानि नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको संविधान बोलता है कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, तो आप किसी के घर में घुस जाएंगे? नहीं ना घुस सकते हैं जी, क्योंकि आपकी भी एक लिमिटेशन है। और हमारा आर्टिकल 13 पहले ही बोल देता है कि आपको घूमने से अगर किसी दूसरे को आपत्ति हो रही है तो फिर आप मत घूमिए, क्योंकि आर्टिकल 13 में आपको अल्पीकरण की बात कही गई है, यानी कि आपको ना सीमित रखा गया है, आपको एक बाउंडिंग में रखा गया है, यानी कि आपको अपनी मौलिक अधिकार से किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह लिखा गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 14 में यह लिखा गया है कि कानून के सामने सब बराबर है। कानून के सामने सब बराबर है, चाहे आप एक आम नागरिक हो, चाहे आप एक पीएम हो, चाहे आप सीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे आप कोई भी इंडिया का कितना हो बड़ा आदमी हो, अगर आप कहीं कोर्ट में घेरा गए तो फिर आपके साथ वही सलूक होगा जो कि एक आम नागरिक के साथ किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप एक कैदी की तरह ट्रीट होंगे, आप चाहे कितना हो बड़ा आदमी हो, क्योंकि कोर्ट किसी को नहीं पहचानता है। यह बात यह लिखा गया है आर्टिकल 14 में कि कानून के सामने सब बराबर है। और आर्टिकल 14 में यह भी लिखा गया है कि कानून सबकी रक्षा बराबर करेगा। आप अगर चोरी करते हैं और चोरी करते समय अगर आप एक आम नागरिक हैं और आपको सजा मिल रही है 6 महीने की, तो अगर अंबानी भी चोरी करेंगे ना, अगर अंबानी भी चोरी करेंगे तो उनको भी 6 महीने का ही सजा मिलेगा। गलती से अगर मोदी चोरी कर लिए और घेरा गए कहीं झटका में कानून के सामने, तो उनको भी सजा 6 महीने का ही मिलेगा, क्योंकि कानून के सामने सब बराबर है और कानून सबकी रक्षा बराबर करेगा। यह बात लिखा गया है आर्टिकल 14 में। ठीक है, आर्टिकल अगर हम बात करें 15 की, तो आर्टिकल 15 में लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के को उसके रंग रूप गोरा है कि काला है कि मोटा है कि पतला है कि छोटा है कि बड़ा है लंबा है, इससे मतलब नहीं है। यानी कि जाति धर्म रंग रूप के आधार पर आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, खास करके स्कूल पे या फिर सामाजिक जगह पे, सामूहिक स्थान पे। ठीक है, यानी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को उसके रंग के आधार पे, उसके रूप के आधार पे, उसको जैसे वो मोटा है तो वह काला है, तो वह गोरा है, बहुत पतला है, आप इस तरह से उसको मतलब कि उसको नीचा नहीं दिखा सकते हैं उसकी शारीरिक बनावट के अनुसार। ठीक है, यह लिखा गया है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में यह लिखा गया है कि सरकारी नौकरी में सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, यानी कि लोक नियोजन। ठीक है, लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में सबको बराबर का अधिकार है, यह लिखा गया है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 में यह लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी। ठीक है, अनटचेबिलिटी यानी कि इसका मतलब यह होता है कि भारत में अगर आप नीच जाति के हैं, तो जैसे आप एक हरिजन हैं, आप डोम हैं, चेरो हैं, खरवार हैं, इससे मतलब नहीं है। अगर आपके साथ कोई छुआछूत की भावना रख रहा है, जैसे आप एक डोम हैं, आप चमार हैं, आप हरिजन हैं, यानी कि जाति आपकी बहुत ही छोटी है और आपकी जाति को लेकर के सामने वाला आपसे भेदभाव कर रहा है, वह आपसे सट नहीं रहा है, आपको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, या फिर किसी ऐसे सामूहिक स्थान पे आपको आने से मना किया जा रहा है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो फिर अगर आपके साथ वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो आप अनुच्छेद 17 के तहत उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, इतनी पावर है हमारे संविधान में कि संविधान में अनुच्छेद 17 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत की भावना नहीं रख सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर नीच कास्ट से है या फिर उसकी मतलब कह सकते हैं उसकी शारीरिक बनावट ऐसी नहीं है, उससे आप छुआछूत की भावना रख रहे हैं, उसको कोई भी बीमारी नहीं है, फिर भी आप उससे दूर भाग रहे हैं, तब भी आप पर केस होगा अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 17 में ये बात लिखा गया है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 तो वहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा अनुच्छेद 32 में क्या लिखा गया है। अभी आप लोग अनुच्छेद 17 में है। ठीक, अब देखिए अनुच्छेद 18 में यह लिखा गया है कि विदेशी जब आपको कोई नाम मिलेगा, जैसे आपका नाम कोई भी है, जैसे आपका नाम कुछ मतलब अच्छा खासा नाम है, मान लीजिए आपका नाम मोहन है और आपका नाम मोहन है और आप बहुत बढ़िया काम कर दिए। ठीक, तो आपको विदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत ही अच्छा कथन नाम दे दिए, जैसे वो नाम दे दिए मोहन भारत में अग्निवीर का काम कर रहा है, तो आपके नाम के आगे पीछे अग्निवीर लग गया।
तो वह अग्निवीर नाम आप रखेंगे अपने नाम के साथ, नहीं रखेंगे, यह बतिया आप राष्ट्रपति से पूछ के अपने नाम के साथ तुम रख सकते हैं। लिखा गया अनुच्छेद 18 में। यानी कि जब आपको विदेशी उपाधि कोई मिलेगी ना, तो फिर आप राष्ट्रपति से पूछ करके उसको अपने पास आप रख सकते हैं। अगर राष्ट्रपति हाँ बोल दिए तो फिर ठीक है, अगर ना बोल दिए तो फिर खत्म करें। ठीक है, क्या लिखा गया है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में आपको 6 तरह की स्वतंत्रता दिया गया है। पहली स्वतंत्रता है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, पहली स्वतंत्रता आपको बोलने की आज़ादी है, यानी कि आप कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना, किसी से भी आप कुछ भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 में लिखा गया है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि आप अपनी बात सामने रख सकते हैं। आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, आपको यहाँ पे स्वतंत्रता दिया गया है कि आप, यानी कि आप कोई भी नेता से किसी भी सवाल पे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर नेता बोल रहा है कि हम इतना विकास किए हैं, इस क्षेत्र में इतना पुल बनवाए हैं, इस क्षेत्र में इतने स्कूल बनवाए हैं, तो फिर आप उससे सीधा पूछेगा कितना, नंबर से बताइए, आप लोग उससे पूछे कितना बनवाए, कितना आप काम किए हैं। क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 19 के क में। ठीक है, और अनुच्छेद 19 के 2 में लिखा गया है आप कहीं भी सभा कर सकते हैं, सभा आप कहीं भी कर सकते हैं, यानी कि मीटिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 के 3 में लिखा गया है आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, यानी आप कहीं भी संगठन को बना सकते हैं, यानी कि आप संगठन को बना सकते हैं। अनुच्छेद 4 में, यानी कि अनुच्छेद 19 के 4 में लिखा गया है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं। अनुच्छेद 5 में लिखा गया है कि आप कहीं भी रह सकते हैं। और अनुच्छेद 6 में लिखा गया है कि आप के पास अगर संपत्ति है तो ठीक है, नहीं है तो खत्म। और अनुच्छेद 7 में लिखा गया है कि आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय आप कर सकते हैं। देखिए, संपत्ति के अधिकार को अभी खत्म कर दिया गया है, यानी कि हमारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि यह हमारे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई जब हमारे पीएम थे तो वो खत्म कर दिए। और संपत्ति के अधिकार में होता ये था ना कि जैसे कोई पुल बन रहा है, कोई नहर बन रही है, बीच में किसी का जमीन आ गया, सामने वाला जमीन देने से मना कर रहा है, तो फिर पुल या फिर सड़क या फिर जो भी सरकारी काम वहाँ पे है वो नहीं बनेंगे, या फिर उसकी रूट चेंज कर दी जाती थी, ऐसा होता था। लेकिन 1978 के बाद में यह नियम खत्म कर दिया गया। अब अगर कोई सड़क, अब अगर कोई नहर बन रहा है और बीच में अगर आपकी जमीन आ गई, आपका घर आ गया, तो फिर सरकार आपसे उसको ज़बरदस्ती ले लेगी। इतना पावर है संविधान में, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह नियम पहले नहीं था लेकिन अब हो गया है कि अगर कोई सरकारी परियोजना पे काम हो रहा है, कोई पुल बन रहा है, कोई नहर बन रहा है और आपका ज़मीन बीच में आ गया, तो फिर सरकार उसको ले लेगी। ठीक है, यह 1978 से पहले यह नियम नहीं था लेकिन अब हो गया है और आपको देना भी पड़ेगा, क्योंकि यह देश का सवाल है, देश के विकास का सवाल है। ठीक है, अब देखिए, इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं कि जब आप बोलेंगे, जब आप कोई भी बात बोलेंगे तो आपके पास लोग आएंगे, तो आपके पास एक सभा आएगी। जब सभा आएगी तो उसको आप लोग एक नाम दे सकते हैं, यानी कि आपका एक संगठन हो जाएगा। अब जब संगठन हो गया तो संगठन में बहुत सारे लोग हो गए, तो आप कहीं भी घूम सकते हैं। जब आप कहीं भी घूम सकते हैं तो आप कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, जैसे घूमिएगा, कहीं रात हो गया तो आप लोग कहीं भी रह सकते हैं। रहने के लिए आपके पास चाहिए पैसा, यानी कि संपत्ति, जो कि आपके पास नहीं है। और रियली में संविधान में संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है, यानी कि यह हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अब जब संपत्ति नहीं है तो आप कमाएंगे, यानी कि आप व्यवसाय करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में भी 6 मौलिक अधिकार हैं और हमारे पूरे संविधान में भी 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अब देखिए, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि एक गलती की एक सजा और सजा उसी के समय के अनुसार। जी हाँ, अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि एक गलती की एक सजा, सजा उसी के समय के अनुसार, और सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। हमारा अनुच्छेद, हमारा आर्टिकल 20 यह भी कहता है कि अगर आप एक कैदी हैं और जब तक यह साबित नहीं होता है कि आप कैदी हैं, तब तक फिर आपको कोई भी कैदी नहीं बोल सकता है। यानी कि वह बतिया साबित होना चाहिए कोर्ट में, एट द रिटन, यानी कि लिखित में कि नहीं आप सही में कैदी हैं, तो फिर मतलब आप कोई गुनाह किए हैं तब जाकर के आपको कोई कैदी बोल सकता है, नहीं तो फिर ऐसे कोई नहीं। देखिए, अनुच्छेद 20 में लिखा गया है एक गलती की एक सजा, सजा उसी के समय के अनुसार, और सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिए जाएंगे। जैसे आज तारीख है 5 मार्च, ठीक है, आज तारीख 6 मार्च है ना, 6 मार्च, आज तारीख 6 मार्च है और 6 मार्च 2025। ठीक, और
कोई आप गलती कर दिए, हमारे संविधान में मान लीजिए आपने किसी का खून कर दिया, ठीक है, आप किसी का जान ले लिए, और खून करने पे हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि खून करने पर व्यक्ति को 1 साल की सजा होगी। ठीक, 6 मार्च को खून कर दिए, पुलिस आपको पकड़ के ले गई 10 मार्च को, ठीक है, और आप कोर्ट में गए 1 अप्रैल को, यानी कि बहुत लंबा टर्म इसमें हो गया। कोर्ट में आप गए 1 अप्रैल को, कांड किए थे 6 मार्च को, पुलिस पकड़ी थी 10 मार्च को, किसी कारण से गलती से 8 मार्च के दिन यह नियम बदल गया, ठीक है, यह नियम का हुआ बदल गया, और किसी का खून करने पर हो गया कि आपको सजा होगी 15 साल की। तो यह आपको सजा 15 साल को, आपकी जो सजा है वो 15 साल को, यानी आपकी सजा 15 साल की नहीं होगी, क्योंकि आप गुनाह किए थे कब, 6 मार्च को। और हमारे संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 20 में कि एक गलती की एक सजा, सजा उसी के समय के अनुसार, जब आप कोई भी गुनाह करेंगे तो आपको जो सजा मिलेगी वह उसी के समय के अनुसार मिलेगी। आप गुनाह किए 6 मार्च को, ठीक, आप भले पकड़ाए हैं 10 मार्च को, गुनाह कब किए हैं, 6 मार्च को। अब कानून चेंज होता है कि नहीं होता उससे मतलब नहीं है। 6 मार्च को कौन सा कानून था, 1 साल वाला, तो आपको जो सजा मिलेगी ना 1 अप्रैल को, वो आपको 1 साल की मिलेगी। यही वो लिखा गया है अनुच्छेद 20 में। ठीक, अनुच्छेद 21 में यह लिखा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपको जीने की आज़ादी है, मरने की आज़ादी नहीं है। आप अपने से आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, आप अपना जान नहीं ले सकते हैं। इसलिए सरकार जो है वह चलती हुई गाड़ियों के जो साइलेंसर से जो धुएं निकलते हैं, आप बिना हेलमेट के चलते हैं, कहीं आप मर न जाएं, इसीलिए सरकार आपसे बाइक पे हेलमेट मांगती है, ठीक है, सीट बेल्ट बोलती है कि आप सीट बेल्ट लगा के घूमिए। इसीलिए क्योंकि आपको मरने का आज़ादी है ही नहीं हमारे संविधान में, आप मर नहीं सकते हैं। अगर आप मरेंगे गलती से, अगर कहीं आप बच गए तो फिर आप पे केस हो जाएगा। इतना पावर है हमारे संविधान में। अगर आप मरने की कोशिश कर रहे हैं, गलती से अगर आप बच गए कहीं, तो फिर आप पे ही होगा केस, ठीक है। और अनुच्छेद 21 में यह भी लिखा गया है कि आपकी कोई भी निजी जानकारी जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आपकी कोई प्राइवेट बात ऐसी होगी जिसको कि आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 21 ये कहता है कि फिर आपसे कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती उस बात को नहीं जान सकता है। यानी कि आपको आर्टिकल 21 यानी कि आर्टिकल 21 कहता है कि आप अपनी बातों को छिपा सकते हैं, यानी कि प्राइवेट बातों को आप किसी से ना भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बहुत जबरी कराएगा ना हमको बताओ, तो फिर आपको उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। इतना पावर है हमारे आर्टिकल 21 में। अब देखिए आर्टिकल 22 में यह कहा गया है कि जब पुलिस किसी भी जब पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो गिरफ्तार करने से पहले उसको बताना होगा कारण। यह हमारा आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कारण को बताना होगा। अगर वह कारण नहीं बता रही है तो फिर पुलिस पर ही हो जाएगा केस, ठीक है। यह हमारा कहता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 यह भी कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना जरूरी है। अगर वह 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं होता है तो फिर पुलिस पे हो जाती है केस, ठीक है। यह आर्टिकल 22 कहता है। आर्टिकल 22 में क्या कोची कहा गया है, तो आर्टिकल 22 में यह कहा गया है कि जब भी पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रही है तो पुलिस को सबसे पहले बताना होगा कारण, यानी कि अरेस्ट वारंट। आप लोग सुने होंगे फिल्मों वगैरह में कि मैं गुंडे को अरेस्ट करने जा रहा, जैसे हीरो कोई गुंडा को अरेस्ट करने वहाँ पे जा रहा होता है, तो फिर गुंडा बोलता है कि आपके पास क्या अरेस्ट वारंट है, नहीं है तो फिर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना आवश्यक है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में यह कहा गया है कि आप किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, आप किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम व्यक्ति से आप कोई खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 23 में किसी से भी आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से जिस भी बच्चे का आयु कम है आप उससे कोई ऐसा खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं जिससे कि उसकी जान को खतरा हो, ठीक। आर्टिकल 25 में यह कहा गया है कि आप टीका रख सकते हैं ना, बड़े बड़े बाल रख सकते हैं, टीका रख सकते हैं, दाढ़ी रख सकते हैं, आपको कोई नहीं बोलेगा।
आर्टिकल 26 में यह कहा गया है कि आप कहीं भी हवन कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, रोड पे नमाज पढ़ सकते हैं, हवन कर सकते हैं, कहीं भी सामूहिक हवन कर सकते हैं, सामूहिक पूजा पाठ आप लोग कर सकते हैं। ये आर्टिकल 26 में लिखा गया है। आर्टिकल 27 में लिखा गया है कि जो पैसे आप दान में देते हैं, ठीक है, मंदिर में जो बड़े बड़े लोग जितना बड़ा बड़ा अमाउंट दान में देते हैं, जैसे 2000 करोड़ रुपए का दान दे दिए, 1000 करोड़ रुपए का दान दे दिए, 300 करोड़ रुपए का दान दे दिए, तो उस दिए गए दान पर ना सरकार टैक्स नहीं लेती है, और सरकार टैक्स कभी लेगी भी नहीं। यह लिखा गया है हमारा आर्टिकल 27 में कि जो भी आप धन देते हैं, जो भी आप दान देते हैं, दान में किसी मंदिर को दे दिए, चाहे किसी ट्रस्ट को दे दिए, या फिर किसी मस्जिद को दे दिए आप दान में, तो किसी चर्च को दे दिए, तो फिर आप दान में दिए गए पैसे पे आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। ये सरकार खुलेआम लिखती है आर्टिकल 27 में, ठीक है। आर्टिकल 28 में यह लिखा गया है कि सरकारी स्कूल में, जो भी सरकारी स्कूल है, चाहे सरकारी मदरसा है, सरकारी स्कूल में आप किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर आप एक हिंदू हैं और आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर आपको स्कूल में रामायण, महाभारत, भागवत गीता नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और आप एक मुस्लिम हैं, अगर आप एक मदरसे में पढ़ते हैं, तो फिर आपको कुरान नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको उर्दू नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। मतलब उर्दू एक भाषा, तो वो तो आप पढ़ सकते हैं, जिससे कि मतलब कि आपको कुरान यानी कि धर्म से संबंधित शिक्षा आपको नहीं दिया जाएगा। लिखा गया है हमारे अनुच्छेद 28 में, ठीक। अनुच्छेद 29 ये बोलता है ना कि कोई भी एक व्यक्ति है और वह एक बहुसंख्यक के कमेटी में जुड़ना चाहता है, जैसे हम हैं, ठीक। हम मान लीजिए कि हम एक आदमी हैं और 20 आदमी का एक ग्रुप है, हम उसमें जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़ सकते हैं आसानी से। और वो 20 आदमी अगर हमको मना करेंगे तो फिर हम उन पर केस कर देंगे, ऐसा पावर है संविधान में, ठीक है। यानी कि कोई भी एक आदमी किसी समूह में जुड़ सकता है, यह अनुच्छेद 29 में लिखा गया है। अनुच्छेद 30 में यह लिखा गया है कि जैसे हम एक आदमी किसी समूह में जुड़ गए और वह समूह हमको अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम उस समूह में से निकल के एक अपना अलग समूह खोल सकते हैं। यह बतिया लिखा गया है आर्टिकल 30 में, ठीक है। आर्टिकल 31 की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 31 में लिखा गया है संपत्ति का अधिकार। देखिए यहाँ पर भी संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31 में भी संपत्ति का अधिकार है। क्योंकि यह संपत्ति का अधिकार पैतृक संपत्ति का, मतलब कि खुद के संपत्ति का अधिकार था, यह पैतृक संपत्ति का अधिकार यानी कि पिता के संपत्ति का अधिकार है, इसको भी खत्म कर दिया गया है, यानी कि आर्टिकल 31 संविधान में नहीं है, ठीक है। आर्टिकल अगर हम बात करें 32 की, तो आर्टिकल 32 में संविधान 5 तरह की आप लोगों को देता है छूट। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की आप लोगों को देता है छूट, कि जब भी आप लोगों का अगर अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 31 तक, ठीक है, 31 तक फिलहाल संविधान में है नहीं, तो 30 तक, यानी कि जब भी आपको अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक में दिक्कत होगा, तो फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 32 में, ठीक है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप आइए, अगर आपके मौलिक अधिकार को कोई हनन कर रहा है, अगर आपको कोई घूमने से मना कर रहा है, अगर आपको कोई सवाल पूछने से मना कर रहा है, अगर आपको कहीं भी व्यवसाय करने से कोई मना कर रहा है, या फिर आप कहीं भी रहने में असमर्थ हैं, आपको कोई रहने नहीं दे रहा है, या फिर आप सभा नहीं बना पा रहे हैं, या फिर आप कहीं भी व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट में आप केस करना चाहते हैं, तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में केस कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी पूरी भाग 3 कह सकते हैं मौलिक अधिकार खत्म हो गई है। अब समझते हैं मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है और कौन कौन से मौलिक अधिकार आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमको यह समझने को मिलेगा कि आखिर हमारा मौलिक अधिकार कितना है। देखिए, मौलिक अधिकार की संख्या 6 है और मौलिक अधिकार आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है और यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है, समता और समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। 14 में लिखा गया है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। 15 में लिखा गया है कि जाति धर्म के अनुसार किसी को भी नीचा नहीं दिखाया जाएगा। 16 में सरकारी नौकरी में सबको बराबर का अधिकार। 17 में अनटचेबिलिटी का चर्चा है और 18 में है उपाधियों का अंत, यानी कि विदेशी नाम आप लोग नहीं रख सकते बिना राष्ट्रपति से पूछे। ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है। दूसरा मौलिक अधिकार आप लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार,
किसकी चर्चा है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। 19 में वही घूमने की आज़ादी, फिरने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, इसकी चर्चा है। ठीक है। 21 में कहा गया है निजता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 में ही यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा है, अगर वह 6 से लेकर के 14 वर्ष तक है तो वह पढ़ सकता है आसानी से। यानी कि 6 से वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं सरकारी स्कूल में फ्री में। ठीक है, यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 21 में। 22 में लिखा गया है कि वही पुलिस जब भी किसी को गिरफ्तार करेगी तो बताना पड़ेगा पढ़े हैं, कारण बताएगी तो उसके बाद में कुछ हो सकता है। ठीक है। और तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वह कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 24 तक। 23 में वही कहा गया है कि किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं कर सकते हैं। 24 में कहा गया है कि आप किसी से, जो भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम है, उससे आप जानलेवा काम नहीं कर सकते, इसमें उसकी जान जा सकती है। ठीक है। चौथा हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा 25 से 28 में है। 25 में कहा गया है टीका रख सकते हैं, 24 में हवन कर सकते हैं, 27 में सरकारी धर्म पर दिए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा, 28 में कहा गया है किसी भी मदरसा में आप लोग ना जो कि धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यकों से संबंधित, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है वो सामूहिक रूप से जुड़ सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 और 30 में कहा गया। 29 में जुड़ सकता है, 30 में अलग अपना शहर बना लेगा। 6 में कहा गया है संपत्ति का अधिकार, जो कि यह फिलहाल में भी नहीं है, यानी कि, और 7 में कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32, यह आर्टिकल 31 अभी खत्म कर दिया गया है, जो कि आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, यह हमारा पूरा मौलिक अधिकार है। ठीक, अब हमारा पढ़ते हैं भाग 4 हम, जिसकी चर्चा है राज्य के नीति निर्देशन तत्व, यानी कि भाग 4। ठीक है, इसकी चर्चा 36 से 51 तक किया गया, 36 से 51 तक किया गया भाग 4 की चर्चा। अभी तक आप लोग इसमें 32 तक पढ़े ना हो, 33 तो बाकी है अभी आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 32 तक हो गया हमारा भाग 3। भाग 33 में यह कहा गया है कि देश जो है वो किसी के भी अपनी जानकारी को, जैसे सेना की जानकारी को हो गया, यानी कि किसी की भी जानकारी को जिससे कि देश की सुरक्षा हो, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी की जानकारी को देश जो है वो छिपा सकती है। यह आर्टिकल लिखा गया है 33 में। आर्टिकल 34 में सेना के कानून की चर्चा है, और सेना के कानून को हम लोग बोलते हैं मार्शल लॉ। ठीक, आर्टिकल 35 में यह लिखा गया है कि यह कैसे कैसे लागू हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाग 4, यानी कि नीति निर्देशन तत्व। भाग 4 की अगर हम बात करें, भाग 4 की, तो भाग 36 अरे अनुच्छेद 6 इसकी चर्चा 36 से 51 तक किया गया है। 36 से 51 तक किया गया है। भाग 36 में यह कहा गया है कि जैसे राज्य के संदर्भ में नीति निर्देशन तत्व किसे कहते हैं। देखिए बेसिकली नीति निर्देशन तत्व उसको कहा जाता है जब कोई राज्य अपने स्वतंत्रता से, अपने इच्छा से किसी अपने राज्य में निवासी को कुछ लाभ दे, या फिर निवासियों को कुछ मतलब वहाँ पे उनकी भलाई के लिए कुछ करे, जो कि हर राज्य अपने अपने तरीके से करते हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दारू लीगल है, आप वहाँ पे शराब वरा पी सकते हैं, लेकिन बिहार में दारू बंद है, शराब वहाँ पे बंद है। तो बिहार की सरकार, बिहार की जो गवर्नमेंट है वह बिहार की जनता की भलाई के लिए बंद कर दी शराब। ठीक है, इसको ही बोलते हैं नीति निर्देशन तत्व। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशन तत्व क्या कहलाता है, किसे कहते हैं, उसकी चर्चा किया गया अनुच्छेद 36 में। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है ना कि अनुच्छेद 37 में कि नीति निर्देशन तत्व, यानी कि अगर आपको कोई भी राज्य, जैसे बिहार में दारू बंद है, शराब बिहार में बंद है, यूपी में शराब चालू है, तो आप बिहार की सरकार पर शराब से संबंधित केस नहीं कर सकते हैं, आपको आपका केस खारिज हो जाएगा। यानी कि अगर आप केस करने जाएंगे तो फिर आपको मार के भगा देगा वहाँ पे, क्योंकि अनुच्छेद 36 से 51 तक जिन भी बातों की चर्चा है, अगर वो राज्य आपको दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो फिर आप राज्य पे केस नहीं कर सकते हैं। जैसे राशन आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि राज्य में इवन किसी को राशन मिल ही नहीं रहा है, तो फिर आप राज्य के सभी जो जनता है वो राज्य की सरकार पर केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लीगल ही नहीं है। यह डाला गया है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में।
भाग 4 में, और जिसकी भी चर्चा भाग 4 में है वो डिपेंड करता है कि वह राज्य देगा कि नहीं देगा। किसी को विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है ना, लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, तो फिर आप इस पर केस नहीं कर सकते हैं, वह केस आपका सुना ही नहीं जाएगा। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 37 में। ठीक, अनुच्छेद 38 में यह लिखा गया है कि जैसे 37 में यह लिखा गया था कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में यह लिखा गया है लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी कि राज्य की सरकार जो है वह अपने जनता को राशन कार्ड राशन वगैरह दे सकती है यहाँ, ठीक है, यानी कि वो जनता का कल्याण करेगी। और अनुच्छेद 39 में यह लिखा गया है कि समान काम के लिए, यानी कि एक ही काम के लिए जो पुरुष काम करता है अगर वही काम महिला भी करे तो जो वेतन जो सैलरी पुरुष को मिलता है वही सैलरी एक महिला को भी मिलनी चाहिए। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 39 में, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि महिलाएं जितना काम करती हैं उतना पुरुष काम नहीं कर सकते हैं, पुरुष से होगा ही नहीं। महिलाओं का काम मतलब कि घर को संभालना, अपने आप को संभालना, फिजिकल फिट रहना, ठीक है, बहुत सारा उन पर प्रेशर होता है। अगर 39 में लिखा गया है कि जितना काम पुरुष करता है, जो भी काम पुरुष कर रहा है, अगर सेम काम महिला भी कर रही है तो उसको उतना ही सैलरी दिया जाए जितना कि एक महिला को एक पुरुष को मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, हमारे समाज की कुरीतियों ने इस बात को वहाँ पे उठाया ही नहीं, दब के रह गया ये बात, और महिलाएं भी इस बात को नहीं उठा पाती हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कोई भी महिला इस पर केस नहीं कर सकती है, उसका केस सुना ही नहीं जाएगा, ठीक है। यह हमारा समाज है। देखिए, अगर कोई भी महिला है वह वही काम कर रही है जो पुरुष भी काम कर रहा है, जितना सैलरी एक पुरुष को मिल रहा है उसी काम के लिए अगर उतना ही सैलरी एक महिला को नहीं मिल रहा है तो फिर महिला उस पर केस नहीं कर सकती है। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 39 में, यानी कि आर्टिकल 39। समाज की कुरीतियां है, ऐसा इसको नहीं बदला जा सकता है। अनुच्छेद 40 में लिखा गया है कि कोई भी राज्य में ग्राम पंचायत होगा कि नहीं होगा इसकी चर्चा है, यानी कि पंचायत की चर्चा, ठीक है, पंचायत की चर्चा है। अनुच्छेद 41 में लिखा गया है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर आप सरकार पे केस नहीं कर सकते हैं, मिल रहा है तो ठीक है, यानी कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, यह लिखा गया है अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 42 में लिखा गया है मनोचित दशा में सरकारी सहायता, मनोचित दशा में सरकारी सहायता। और अनुच्छेद 43 में यह लिखा गया है निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। तो समझिए, अनुच्छेद 42 ये कहता है कि मनोचित दशा में सरकारी सहायता, यानी कि अगर कोई महिला काम कर रही है, ठीक है, जनवरी में उसने काम पकड़ा और वह प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो किसी भी महिला के लिए गर्भ अवस्था के लिए आवश्यकता होती है 9 महीने, 9 माह की आवश्यकता होती है। तो शुरुआत के 3 महीने तक वो काम कर सकती है, लेकिन जब डिलीवरी से 6 महीने बाकी हो तो 6 महीने वह काम नहीं करेगी, यह लिखा गया है अनुच्छेद 42 में। और 6 महीने की सैलरी जहाँ पे वो काम कर रही है, 6 महीने की सैलरी उसको उस काम के बदले में मिलना ही चाहिए, यह लिखा गया है अनुच्छेद 42 में। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कोई भी महिला केस नहीं कर सकती है। इसीलिए फिर महिलाओं की मजबूरी बन जाती है कि वह गर्भावस्था में भी शुरुआत से लेकर के अंतिम पड़ाव तक काम को करते रहें, क्योंकि उनको है चाहिए सैलरी, खर्चा चलाना है परिवार का, खुद की भी कुछ वहाँ पे पॉकेट मनी होगी उन लोगों की। तो जब भी कोई महिला गर्भवती है और वह काम को छोड़ना चाहती है और छोड़ भी दे रही है, तब भी उस काम के बदले उस महिला को पैसा मिलना चाहिए उसकी सैलरी के हिसाब से। वह लिखा गया है बात अनुच्छेद 42 में, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती है। सरकार क्या, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करती है। और अगर कोई महिला इस पर केस भी कर रही है तो फिर उसको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा भाग 4 में किया गया है और जिसकी भी चर्चा भाग 4 में होती है वह केस लायक नहीं होता है, यानी कि उस पर कोई भी एक्शन सरकार नहीं लेती, आपका बात कोई सुनेगा ही नहीं। यह बात पहले ही डिफाइन कर दिया गया है आर्टिकल 35 में। और आर्टिकल 43 में यह कहा गया है कि आप किसी व्यक्ति को इतना महीना दीजिए, यानी कि आप किसी व्यक्ति को इतना सैलरी दीजिए कि उसका जीवन निर्वाह आसानी से हो सके। जैसे आप किसी व्यक्ति से काम कराएंगे, 12 घंटा देंगे 12 रुपये, तो फिर कैसी आपकी जिम्मेवारी ही वैसी नहीं बनती है। आप किसी व्यक्ति से काम जितना करा रहे हैं उसको उतना सैलरी दीजिए कि उसका जीवन यापन, यानी कि उसका निर्वाह, उसका आजीविका
कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 43 में यह लिखा गया है कि निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है, अनुच्छेद 44 में यह लिखा गया है, अनुच्छेद 44 में यह लिखा गया है कि यूसीसी यानी कि समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में लिखा गया है। यानी कि अनुच्छेद 44 यह कहता है कि हिंदू और मुस्लिम के विवाह और तलाक के नियम सेम होने चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले अगर कोई भी मुस्लिम में पति अगर किसी भी महिला को 3 बार तलाक 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 बोलता था तो फिर तलाक हो जाती थी, लेकिन अब नियम स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा ही नहीं। अगर किसी राज्य में यूसीसी लागू हो गया तो फिर पूछिए मत, उस राज्य का बहुत भलाई होगा। सबसे पहले कि उस राज्य में जितने भी तलाक होते थे ना वह कम हो जाएंगे और उस राज्य की महिलाएं सुखी हो जाएंगी। और जिस भी राज्य की महिलाएं सुखी होती हैं वह राज्य बहुत ही अग्रसर तरीके बहुत ही तेजी से विकास करता है, क्योंकि राज्य के विकास में महिलाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और किसी भी राज्य को यह करना ही चाहिए कि यूसीसी को बहुत ही जल्दी अपने राज्य में लागू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये लागू हो गया तो फिर विवाह के नियम सेम हो जाएंगे, तलाक के नियम सेम हो जाएंगे, तलाक होगा ही नहीं किसी का। और अगर कोई भी पुरुष है जबरी बतिया रहा है तो पुलिस उसको बोलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को समझना पड़ेगा अनुच्छेद 45 कब कहता है। अनुच्छेद 45 में यह बात कहा गया है कि अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि जन्म से लेकर के किसी भी बच्चे का जब जन्म हो रहा है तो जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के अवस्था में कोई भी राज्य उस बच्चे का स्वास्थ्य देखभाल करेगी। जैसे 6 वर्ष तक उस बच्चे को किसकी टीका लगा है, किसका टीका नहीं लगा है, कौन सी वैक्सीन लगा है, कौन सी वैक्सीन नहीं लगा है, उसको 6 महीने तक आराम से 6 साल तक उसको उस बच्चे को राज्य देखभाल करेगी कि नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बच्चे की स्थिति कैसी है, बच्चा कैसा आहार ले रहा है, न्यूट्रिशन कैसा ले रहा है, अच्छे तरीके से ये सब देखभाल करेगी। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 45 में। और 45 में यह भी लिखा गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को ना मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, यानी कि फ्री एजुकेशन उसको दिया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 46 में यह लिखा गया है एससी एसटी और ओबीसी को विशेष आरक्षण दिए जाएंगे। किसी भी राज्य में जब भी एससी एसटी और ओबीसी को कोई भी आरक्षण नहीं मिल रहा है तो फिर राज्य सरकार पे कोई भी व्यक्ति केस नहीं कर सकता। ठीक है, यह बात लिखा गया अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 में यह लिखा गया है कि शराबबंदी कर सकती है कोई भी राज्य, अगर चाह ले तब शराबबंदी कर सकता है। जैसे बिहार में शराब बंद है, यूपी में शराब शुरू है, पश्चिम बंगाल में शराब लागू है, झारखंड में शराब लागू है, लेकिन बिहार में शराब बंद है। और ऐसा होना चाहिए क्योंकि शराबबंदी से बिहार की महिलाएं काफ़ी सुखस्थ जीवन जी रही हैं। अब किसी किसी के घर में बहुत ही पियक्कड़ शराब निकल रहे हैं तो उसकी बात अलग है, वो किसी की भी बात नहीं मानते हैं और गैर जिम्मेवार हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति गैर जिम्मेवार होता है वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए जो भी शराब छोड़ दिया है उसको मतलब मेरा, लेकिन अगर जो शराब नहीं छोड़ा है अगर वो मेरे हाथे लग गया तो फिर उसकी ऐसी कुटाई होगी तो फिर पूछिए, खास करके अगर वो व्यक्ति बिहार का हुआ तब। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना देखिए शराब क्या होता है, एक लत है। बेसिकली दुनिया में हम जो भी करते हैं वो सब एक लत है। सुबह उठना एक हैबिट है, शाम रात को सो जाना एक हैबिट है, दिन में काम करना है एक हैबिट है। अगर ये हैबिट हम चेंज कर दें, दिन में सोएं रात में जगे रहें तो फिर ये हैबिट हमें डेवलप हो जाएगी। और सब एक हैबिट है, शराब पीना भी हैबिट है। अगर कोई व्यक्ति अपनी हैबिट में धीरे धीरे बदलाव लाएगा, अचानक बदलाव नहीं आती है, यह ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने हैबिट में धीरे धीरे बदलाव लाएगा तो वह उसकी हैबिट चेंज हो सकती है। दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया आप लोगों का अनुच्छेद 48 कहता है कि जो भी पशु दूध देते हैं, जैसे अगर कोई गाय है, अगर कोई भैंस है, अगर वो दूध दे रही हैं तो फिर राज्य की दायित्व तो बनता है कि वह दुधारू पशुओं की देखभाल करे, कि दूध देने वाली पशुओं को कोई ना काटे, गाय को कोई ना काटे, भैंस को कोई ना काटे, ये राज्य का कर्तव्य बनेगा। अगर राज्य ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर राज्य पे कोई भी केस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद हमारा 49 कहता है, अनुच्छेद 49 कहता है कि अनुच्छेद 49 कहता है
राज्य का यह दायित्व तो बनता है कि वह अपने राज्य में जितने भी स्मारक हैं जो कि ऐतिहासिक है, जैसे यूपी में है आगरा का ताजमहल है, ठीक है, दिल्ली में लाल किला है, बिहार में क्या है हनुमान मंदिर कह सकते हैं, गौतम बुद्ध का वो गया में है जो है ना, मतलब कि, और प्लस में चित्तौड़गढ़ का किला है, यहाँ पे महाराणा प्रताप का किला हो गया, ठीक है, बाबरी मस्जिद हो गई, जितने भी ऐतिहासिक इमारत हैं, कुतुब मीनार हो गया, इन सभी ऐतिहासिक इमारतों का, जैसे बिहार में एक सासाराम में है शेर शाह का किला, ठीक है, तो इन सब ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करेगी सरकार, ठीक है। यह बात लिखा गया है अनुच्छेद 49 में कि राज्य की सरकार ऐतिहासिक इमारतों की रक्षा करेगी। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि हर ऐतिहासिक इमारत पर कुछ पुलिस फोर्स को वहाँ पे ड्यूटी लगा दिया जाता है कि पुलिस फोर्स उस क्षेत्र में आने वाले जितने भी जो कि उस ऐतिहासिक इमारत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं वह उसकी आसानी से पूंजी बजा सकते हैं। क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की धरोहर है और ऐसे देश की शान बढ़ती है, ठीक है। अब ऐसे कोई भी बंदा जो कि दिल्ली के लाल किला में जाकर अगर वो उसको खुला छोड़ दिया जाएगा, दिल्ली के लाल किला को, तो कोई भी बंदा दिल्ली के लाल किला में घर बना करके इवन कि तंबू गाड़ के वहाँ पे लाएगा सब रहने, सोचेगा कि हमारे घर है। अब बताइए तो इसीलिए सरकार जो होती है वो किसी भी ऐतिहासिक इमारत पे ना अपना उस फोर्स को डिफाइन करती है, नहीं आप ही इसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि यह हमारा दायित्व है कि वो राज्य की संपत्ति की रक्षा करें, ठीक है। अनुच्छेद 50 में यह लिखा गया है कि कार्यपालिका से, यानी कि कोर्ट को, ध्यान से समझिएगा ये बहुत ही जरूरी अनुच्छेद है, कोर्ट को यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका यानी कि पार्लियामेंट को अलग किया जाए, ठीक है, पार्लियामेंट को अलग किया जाए, यानी कि पार्लियामेंट क्या काम कर रहा है यह कोर्ट नहीं देखेगा, कोर्ट क्या काम कर रहा है यह पार्लियामेंट नहीं देखेगा, ठीक है। यानी कि संसद भवन में क्या हो रहा है यह कोर्ट नहीं देखेगा, और कोर्ट में क्या हो रहा है, कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने केसेस पे चर्चा सुनानी है, कितने केस ऐसे हैं जो कि जिसका फैसला तत्काल होना चाहिए, इन दोनों की बातों को कोई भी नहीं देख सकता है, ठीक है। यह लिखा गया है अनुच्छेद 50 में। लेकिन संसद ऐसी कोई भी कानून पास नहीं कर सकता है जिससे कि संविधान के जिससे कि संविधान के की अवहेलना हो कह सकते हैं, जिससे कि संविधान के नियम कानून पर कोई असर पड़े, ऐसा संसद कोई भी नियम कानून पास नहीं कर सकता है। इस बात को भी लिखा गया है अनुच्छेद 50 में, ठीक है। अनुच्छेद 51 में लिखा गया है कि राज्य जो है वह अंतर्राष्ट्रीय, राज्य इन द सेंस की देश, ठीक है, कि अनुच्छेद 51 में यह लिखा गया है कि राज्य जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगी, यानी कि इंटरनेशनल वहाँ पे शांति लाएगी सरकार, ठीक है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जितने भी युद्ध हुए हैं वह केवल छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही हुए, ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी गलतियाँ से युद्ध होते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो फिर वो युद्ध नहीं, वो कह सकते हैं वो लापरवाही कहलाती है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही युद्ध होते हैं। जैसे अगर किसी की भी एक्सीडेंट ट्रेन के सामने अगर आकर के अगर कोई मर जाता है तो वह लापरवाह व्यक्ति है, क्योंकि ट्रेन सबको दिखाई पड़ती है कि नहीं ट्रेन आ रही है। अब कोई किसी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो ठोकर लगने से हो जाती है, तो यह छोटी सी गलती है, इसके लिए वो लापरवाह नहीं, क्योंकि चलते चलते ठोकर तो लगना आम बात है। इसीलिए जितने भी युद्ध हुए हैं दुनिया में ये सभी छोटी मोटी गलतियों की वजह से ही युद्ध हुए, ठीक है। और अनुच्छेद 51 में लिखा गया है कि भारत सरकार जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगी, और यूएनओ का सदस्य भारत सरकार इसी अनुच्छेद के तहत बना था, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने भाग 4 तक पढ़ लिया है, भाग 4 तक आप लोग पढ़ लिए हैं, और अब आप लोगों को पढ़ना है भाग 5, ठीक है। भाग 5 आप लोगों को पढ़ना है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर के, यानी कि यहाँ तक था हमारा भाग 4 था, और भाग 5 की चर्चा 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। यहाँ पे अभी आप लोग पार्ट 1 पढ़िए और आप लोग इसका क्लियर रिवाइज कि कौन से अनुच्छेद में कौन सी बातें लिखी गई हैं, और जब हम पूरा शुरू से पॉलिटी को शुरू करेंगे, यानी कि भाग 1 जब पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग है, ठीक है। कब कौन सा राज्य टूटा है, कब कौन सा राज्य जुड़ा है, ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रावधान है, भाग 1 कितना बड़ा है, उसमें आर्टिकल 1 में पूरा एकदम किसकी चर्चा है, एकदम खखोल के पूरा पढ़ेंगे, एकदम पूरा कांच के, एकदम पूरा वैसे कांच के तब पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं,
अभी आप लोगों को फोकस करना है आर्टिकल पे, कौन से आर्टिकल में कौन सा बात लिखा गया है। आर्टिकल ही मेन है। जब हम लोग पढ़ेंगे भाग 2, उसमें पढ़ेंगे कि नागरिकता कहाँ से आया, नागरिकता को आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता खोने की कितनी विधियाँ है, प्राप्त करने की कितनी विधियाँ है, नागरिकता में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, नागरिकता में कौन सा बिल है, कौन सा एक्ट है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बस ये पूरा आर्टिकल खत्म होने के बाद। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखने के लिए आप लोगों ने जो पेशेंस यहाँ पे दिखाया है, उसके लिए मैं आपका हमेशा ही आभारी व्यक्त करता हूँ। ठीक है, एंड मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।